जय हिंद दोस्तों। हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं अपना। वेलकम टू अवर स्टडी चैनल स्टडी विद एस्पायरेंट्स। ओके, हम लोग पढ़ रहे थे एंग्लो मराठा वॉर। चलिए, तो एंग्लो मराठा के अंतर्गत 3 वॉर हुए हैं कहीं ना कहीं। एक तो जो, चलिए इसको अलग से हम लोग पढ़ते हैं, बाद में अपना नोट्स देखेंगे। पहले हम लोग चीज़ें कॉन्सेप्ट्स पढ़ लेते हैं, क्या क्या हुआ था, कैसे हुआ था। आंग्ल मराठा युद्ध, 3 युद्ध हुए हैं। पहला युद्ध हुआ 1775 से 1782। दूसरा युद्ध हुआ है 1803 से 1805। और थर्ड वॉर हुआ है कहीं ना कहीं 1818 में। ठीक, चलिए फिर वही चीज़ हम लोगों को इसमें क्या पढ़ना होगा, क्या याद रखना होगा, ये चीज़ ज़रूरी है। पहला तो वही होता है कि इस समय गवर्नर जनरल कौन था। दूसरा याद रखना होगा युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ। और कभी कभी प्रोविज़न्स यानी शर्तें याद रखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। वनडे एग्ज़ाम में ये चीज़ें ज़्यादा आएंगी तो ठीक है, नहीं तो यहाँ से क्वेश्चन, और ज़्यादा से ज़्यादा पेशवा से आ सकता है क्वेश्चन। पेशवा को जो मैंने आपको बता दिया, आप किसी भी मटेरियल से पढ़ना चाहें तो वहाँ से पढ़ लें। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला वॉर 1775 से 82। वॉर क्यों हुआ था? वॉर का एक ही कारण था मेनली, अंग्रेज़ों की महत्वाकांक्षा। अच्छा, नोट्स कैसे बनाने हैं तो ये ऐसे ही लिख लीजिए, ठीक है। मैंने केवल महत्वाकांक्षा लिख दिया, आप चाहें तो इस चीज़ को लिख दें कि अंग्रेज़ों की महत्वाकांक्षा। ठीक, दूसरा कारण आप देखिए, अंग्रेज़ों की महत्वाकांक्षा कैसे, जो लाभ बंगाल में क्लाइव ने लिया था, यानी वहाँ के प्रशासन को अपने कंट्रोल में कर लिया था और वहाँ से राजस्व को वसूली की थी, वही लाभ चाह रहे थे क्या, कहाँ के, सॉरी, ब्रिटिश चाह रहे थे, सॉरी, बॉम्बे के, और दूसरे चाह रहे थे मद्रास के। मैंने बता दिया युद्ध का स्टार्टिंग कैसे हुई थी। जब रघुनाथ राव अंग्रेज़ों की सहायता से मराठा प्रशासन पर नियंत्रण करने के लिए पहुंचा, तो अंग्रेज़ों को कहीं ना कहीं मौका मिल गया हस्तक्षेप करने का मराठा प्रशासन के अंतर्गत। ठीक है, तो लेकिन अब अंग्रेज, वो रघुनाथ राव गया किसके पास था? बॉम्बे वाले के पास, गवर्नर के पास, ना कि गया वो बंगाल वाले गवर्नर के पास। ठीक है, तो जब ये युद्ध शुरू हो गया तो मैंने आपको एंग्लो मैसूर वॉर के सेकंड वॉर में बताया था कि इस समय भारत में परिस्थितियाँ कैसी थी और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ कैसी थीं। वॉरेन हेस्टिंग इस समय गवर्नर था, गवर्नर जनरल भारत में। ठीक है, अभी आप जब अधिनियम पढ़ेंगे कंपनी को रेगुलेट करने के, तो उसमें हम धीरे धीरे आपको आगे चल के बताएंगे कि जो बंगाल का गवर्नर था वो बम्बई और मद्रास के गवर्नर पर कंट्रोल रखता था। क्यों रख रहा था? क्योंकि बंगाल में पूरी तरह कंट्रोल कर लिया था, तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश की नज़र में, या जो कंपनी को चलाने वाले थे, या जो सरकार थी अंग्रेज़ सरकार, उनकी नज़र में ये इन दोनों की तुलना में श्रेष्ठ हो गया था, इसलिए इसको नियंत्रण इन पर दे दिया गया। अब ये भी अपनी श्रेष्ठता दर्शाने चाह रहे थे, बम्बई और मद्रास के गवर्नर। ये एक मौके की तलाश में थे, जो उन्हें मौका मिला रघुनाथ राव के माध्यम से। ठीक है, लेकिन ये ऐसा सोच रहे थे, ऐसा हो नहीं पाया, क्योंकि यहाँ मराठे थे। मराठे स्वाभाविक रूप से लड़ाकू प्रकृति के थे। ठीक है, चलिए फिर भी हम लोग केवल इतना ज़्यादा कहानी में डीपली नहीं जाएंगे। तो जो इनकी जो संधि हुई, जिस संधि से युद्ध समाप्त हुआ, वो संधि हुई थी सालबाई की संधि।
क्योंकि इस युद्ध में ब्रिटिश जो बॉम्बे वाले थे वो पराजित हो गए थे। तब वारेन हेस्टिंग ने अपनी सूझबूझ से मराठों के साथ ये सालबाई की संधि की थी। ठीक है। और जो वहाँ पे जिस पेशवा के पद के लिए संघर्ष हो रहा था, तो वहाँ माधवराव को ही पेशवा स्वीकार किया था। माधवराव सेकंड हम लोगों ने पढ़ा था, ये माधवराव सेकंड, इसको ही पेशवा स्वीकार कर लिया गया। युद्ध समाप्त हो गया। अच्छा, इस समय गवर्नर जनरल हमने बता ही दिया, वारेन हेस्टिंग। हम जो शब्द यूज़ कर रहे हैं गवर्नर, गवर्नर जनरल, आगे चल के हम लोग एक करेंगे भारत का गवर्नर जनरल, और फिर करेंगे वायसराय। ठीक है। और फिर करेंगे फिर से एक बार गवर्नर का नाम आएगा। तो ये शब्द कैसे कैसे यूज़ किए इसको एक बार हम आपको बता देंगे चीज़ों को, तो कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग, है ना। चलिए, हम लोगों ने पहला युद्ध पढ़ लिया, सालवाई की संधि से समाप्त हो गया। देखिए, सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर समझ लीजिए। हम लोग पेशवा के पद पे कहाँ तक पहुँच गए थे? पेशवा माधवराव सेकंड तक। ठीक है। इनके बाद जो पेशवा बना है, क्योंकि माधवराव सेकंड को तो अंग्रेज ने स्वीकार कर लिया जब सालवाई की संधि हुई, तो उसके बाद के जो पेशवा बने वो पेशवा बाजीराव सेकंड। अच्छा, मराठों में आंतरिक स्तर पर भी फूट पड़ी रहती थी, फूट। ठीक है। अब मराठे जो थे, क्या कहते हैं, वो कई पार्ट्स में डिवाइड थे। जैसे ये आप याद रख लीजिए, कभी कभी पीसीएस ने पूछा भी है। पेशवा, भोंसले, होलकर, गायकवाड़ और सिंधिया। पेशवा थे वो पुणे में निवास करते थे, भोंसले थे वो नागपुर में करते थे, होलकर इंदौर में करते थे, गायकवाड़ बड़ौदा में करते थे, और सिंधिया ग्वालियर में करते थे। ठीक है। इन सब का एक संघ बना रहता था, आप कह सकते हो इस तरह से। ठीक, सबका एक संघ बना रहता था। तो ये भी आपस में कहीं ना कहीं एक दूसरे से संघर्ष में लगे रहते थे। ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं पेशवा बाजीराव सेकंड। सबसे पहले इसके बारे में जान लीजिए कि ये एक तो अंतिम मराठा पेशवा था। अंतिम क्यों? इसके बाद ब्रिटिश से सहायक संधि हो गई थी। ठीक है। और फिर ब्रिटिश ने इस पर नियंत्रण कर लिया था। पेशवा के मतलब पेशवा क्या, मराठों पर ही, मराठा सत्ता पर नियंत्रण कर लिया था। तो हुआ क्या था, ये आपस में संघर्षरत रहते थे। तो ये जो अंतिम मराठा पेशवा था, जो होलकर जो थे, होलकर, इससे कहीं ना कहीं इनका युद्ध हो रहा था। जब इसका युद्ध हुआ तो ये पेशवा बाजीराव ये चला गया अंग्रेज़ों के पास। ठीक, अंग्रेज़ों के पास चला गया। अंग्रेज़ों को पुनः मौका मिल गया हस्तक्षेप का। कहाँ हस्तक्षेप का? मराठा प्रशासन में। अंग्रेज़ इसी की ताक में रहते थे कि कब हमें मौका मिले और हम उनके यहाँ हस्तक्षेप करें, वहाँ पर अपने एक प्रतिनिधि को बिठा लें और सहायक संधि कर लें। ठीक है। चलिए, तो यहाँ से एक प्रकार से कह सकते हो आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है। ठीक है। वो सॉरी, क्या बोल रहा हूँ मैं, सॉरी, वेरी वेरी सॉरी, सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर जो स्टार्ट हो जाता है इस समय। चलिए, उससे पहले एक हल्का चीज़ और एक तो और बता देते हैं। जब ये क्या कहते हैं, ये संधि करने गए थे अंग्रेज़ों के पास, संधि कौन सी हुई थी? बेसिन की संधि। ठीक है। इसके सन याद रख लीजिए, 1802। किस किस के बीच हुई? एक तो पेशवा बाजीराव सेकंड, और सेकंड थे अंग्रेज, इनके मध्य ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। और दूसरा सन पूछा जा सकता है, तीसरा क्रम लगवाया जा सकता है, ये काम होंगे। ठीक। जब ये संधि हो रही थी तो उस समय गवर्नर कौन थे ब्रिटिश के?
अब हम जब भी गवर्नर की बात करेंगे मोस्टली हम लोग बंगाल की ही बात करेंगे। जहाँ पर हम लोग स्पेसिफिक बात करेंगे वहाँ हम बता देंगे बॉम्बे और मद्रास की बात कर रहे हैं। 90% लगभग हम लोग बंगाल के बारे में बात करेंगे, क्योंकि बंगाल से ही इनका प्रशासन स्टार्ट हुआ था अंग्रेज़ों का। तो इस समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वेलेजली। वेलेजली किस लिए जाना जाता है पहले भी हम आपको बता चुके हैं, सहायक संधि के लिए। ठीक, इसने अपनी नीति घोषित कर रखी थी कि ब्रिटिश को हमें सर्वोच्च शक्ति बनाना है। ठीक है, ये इनकी एक नीति थी जो घोषित कर रखी थी। तो जब ये संधि हो गई तो अंग्रेज़ों ने कहा हम सहयोग तो करेंगे आपको, लेकिन उसके बदले में हम आपसे सहायक संधि करेंगे और हमारी जो है क्या कहते हैं सेना, वो मराठा रखेंगे। एक रेजिमेंट शब्द होता था, रेजिडेंट, सॉरी रेजिडेंट, मतलब कहते थे एक सैनिक के रूप में, मतलब कि आप अंग्रेज़ों के संरक्षण में, ये दर्शाता था ये चीज़। ठीक है, तो जब ये क्या कहते हैं बेसिन की संधि हो गई और पेशवा बाजीराव क्या कहते हैं अब आश्वस्त हो गया कि अब हम पे होलकर हमला नहीं करेंगे तो ब्रिटिश हमारे साथ हैं। लेकिन जब ये संधि करके वापस लौट के आया तो कहीं ना कहीं इसका आपस में उसी प्रशासन के अंतर्गत विरोध होने लगा कि आप अंग्रेज़ों के पास क्यों चले गए, क्योंकि अंग्रेज़ों को कई लोग जानते भी थे कि उनको मौका मिल गया था अंग्रेज़ों को भाई वहाँ हस्तक्षेप करने का। तो अब क्या हो, जब ये जा तो चुके थे तो कहीं ना कहीं इसका मन था कि अब हम अंग्रेज़ों से सहायता नहीं लेंगे, लेकिन अब अंग्रेज़ सहायता करने के लिए आ रहे थे, तत्पर थे, क्योंकि उन्हें नियंत्रण करना था। इसी कारण से सेकंड एंग्लो मराठा वॉर स्टार्ट होता है। ठीक है, चलिए, सेकंड अंग्रेज मराठा युद्ध 1803 से 1805। इस दौरान कई सारी संधियाँ हुई हैं कुल मिला के। वेलेजली ने अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग संधियाँ की। कौन से अलग अलग? पेशवा, भोंसले, होलकर, गायकवाड़, इन सब के साथ संधियाँ की और पराजित भी किया, कहीं ना कहीं पराजित करके संधियाँ की, क्योंकि अब यहाँ हस्तक्षेप कर ही दिया था अंग्रेज़ों ने। तो हम लोग इस समय पढ़ेंगे गवर्नर कौन था, गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली। ठीक है, दूसरी अब हम लोग संधियों के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन संधियाँ किसके साथ हुई थी। हम लोगों ने पढ़ ली बेसिन की संधि, पेशवा बाजीराव और अंग्रेज़ों के साथ हुई 1802 में। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे भोंसले के साथ। भोंसले के साथ हुई है देवगांव की संधि, ये याद रखने पड़ेंगी। ठीक है, 1803 में हुई है। सिंधिया, ये कहाँ के थे? ग्वालियर के। सिंधिया के साथ कहाँ की हुई संधि? सुरजी अर्जन गांव। इस संधि के नाम क्या क्या होते थे? जगह के नाम पे रख लिए जाते थे। ये भी 1803 में हुई। जिस क्रम में बता रहे उसी के बाद ही हुई होगी, कॉमन सी बात है। होलकर, होलकर कहाँ के थे? इंदौर के। होलकर के साथ हुई है राजपुर घाट की संधि। ठीक, ये हुई है कहीं ना कहीं 1805 में जाके। ये संधियाँ आपने पढ़नी, याद रखना पड़ेगा इनको। इन्हीं संधियों के माध्यम से थर्ड वॉर ख़त्म हो गया कहीं ना कहीं, सॉरी सेकंड वॉर। सेकंड वॉर के बाद हम लोग पढ़ेंगे थर्ड आंग्ल मराठा वॉर। थर्ड आंग्ल मराठा वॉर कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक पिंडारी समूह होता था, पिंडारी। कहाँ सुना आप लोगों ने पिंडारी? एक बहुत पहले फिल्म आई थी वीर करके। ठीक है, मुझे नहीं पता कि वही थे कौन थे, लेकिन ये पिंडारी थे। पिंडारी एक प्रकार से ये जो समूह था वो लूटपाट वाला समूह था। पहले मराठों के साथ ये लूटपाट का काम करते थे, उनकी सेना के साथ में होते थे, लेकिन बाद में अलग हो गए थे।
तो जब अंग्रेज अपने रास्ते से गुजरते थे तो कहीं ना कहीं पिंडारी उनको लूट लेते थे। तो अंग्रेज़ों को अच्छा मौका मिल गया कि वो उन्हें कारण चाहिए था मराठों पे युद्ध करने का। दो युद्ध कर चुके थे, अब उन्हें सीधे सीधे मिलाना था मराठों को, या मराठों पे डायरेक्ट हस्तक्षेप कंट्रोल करना था, कुल मिला के नियंत्रण। तो उन्हें कारण चाहिए था। तो जब पिंडारी अंग्रेज़ों के रास्ते एक आध दो बार उन्होंने काफ़िला लूट लिया, तो अंग्रेज़ों को अच्छा एक कारण मिल गया कि पिंडारी कहीं ना कहीं पूर्व में मराठों के साथ काम कर चुके हैं, तो हम डायरेक्ट मराठों पर कंट्रोल करेंगे, जबकि मराठे अब पिंडारियों से लगभग लगभग अलग हो चुके थे। ठीक है। तो इसी को लेके थर्ड जो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। ठीक है। तो ये जो पिंडारी कौन थे, वो डाकू समूह था। ठीक है। जो मराठों के साथ ही होता था, सहयोगी ग्रुप में कार्य करता था। तो मराठों ने इनके विरुद्ध अंग्रेज़ों ने इनके विरुद्ध प्रतिक्रिया की, जो तीसरे मराठा वर्ग के रूप में आई बाद में। तो अब कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों ने जो पेशवा थे इस समय उनको पराजित किया, पराजित करके उनके साथ पूना की संधि की। ठीक, पूना की संधि कर ली उनके साथ। और इस संधि के तहत जो पेशवा होते थे उसको पेशवा का पद समाप्त कर दिया। ठीक है। और अंतिम पेशवा हमने आपको बताया बालाजी बाजीराव सेकंड थे। ठीक है। तो जो बाजीराव सेकंड, इनको पेंशन देके कहाँ भेज दिया, बिठूर। बिठूर कहाँ है, कानपुर में, कानपुर के पास है। ठीक है। बिठूर शायद वाल्मीकि आश्रम के लिए जाना जाता है, वाल्मीकि आश्रम। ठीक है, बिठूर। तो पेशवा बाजीराव सेकंड को पेंशन देके बिठूर भेज दिया। जब यही पेंशन आगे चल के बंद होगी, तब 1857 के युद्ध में नाना साहब पेशवा आएंगे। इन्हीं का बालक दत्तक पुत्र एक प्रकार के थे वो, क्योंकि पेंशन किनके लिए थी, बाजीराव सेकंड के साथ। ठीक है। ओके। तो हम लोगों ने देख लिया मराठा वॉर तीनों हो चुके हैं, कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया। और मराठा पर कंट्रोल किसने कर लिया, ब्रिटिश ने। हम लोगों ने थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के समय गवर्नर जनरल का नाम नहीं पढ़ा, हम जी लिख दे रहे हैं इसको। जी का मतलब गवर्नर जनरल। तो इस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स था, ये चीज़ याद रखनी है। तो एक बार हमारे साथ आई पहले मराठा वॉर के समय गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग, दूसरे मराठा वॉर के समय गवर्नर जनरल वेलेज़ली, और तीसरे मराठा वॉर के समय गवर्नर लॉर्ड हेस्टिंग्स। तीसरे लास्ट पेशवा बाजीराव सेकंड, इसको पेंशन भेजते के कहाँ भेज दिया, बिठूर भेज दिया। ठीक है। ओके, चलो। तो लगभग मराठों के बारे में सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली हैं। कर के नाम होते थे सरदेश मुखी और चौथ। ठीक है। सरदेश मुखी मराठा सरदारों की आय पे वसूला जाता था, और ये एक लीगल कर था, यानी उनको देना होता था। जैसे हम लोग टैक्स देते हैं, लीगल देते हैं ना, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्स दोनों, वैसे ही। और दूसरा होता था चौथ वसूली। चौथ वसूली इनडायरेक्ट होता था, जो मराठा एक हड़का के लेते थे कि भाई अगर आप ये कर नहीं देंगे तो आपके यहाँ अटैक हो जाएगा, समझ रहे हैं, वो वाला कर था। चलिए, और बाकी और तो ऐसा कुछ है नहीं है। एक तो और शब्दावली जान लीजिए, पटेल या पाटिल। मराठा के लोगों के यहाँ गांव का मुख्य अधिकारी। ये होता था पटेल। पटेल के नीचे होता था कुलकर्णी, एक हायरार्की बनी हुई थी। ठीक है। कुलकर्णी, इसका काम क्या होता था, लेखा जोखा देखना भूमि का। कुलकर्णी के नीचे कौन होता था, चौगुले। ठीक है। और उसके नीचे होते थे अलूटे बलूटे।
ठीक, चलिए अब हम लोग छोटी छोटी शक्तियों के बारे में और पढ़ेंगे। इसके बाद छोटी छोटी शक्तियाँ कैसी, जो पंजाब थी आपकी, अवध थी, इसके अलावा हम लोग अफ़गान के बारे में पढ़ेंगे, एंग्लो अफ़गान युद्ध हुए, थोड़ा थोड़ा उनके बारे में जानेंगे। नेपाल के समय, विलय के समय, किसके समय विलय हुआ, क्यों विलय किया, सिंध का विलय हुआ, ठीक है, तो इसके बारे में और जानेंगे हम लोग। एक तो हम लोग पंजाब आंग्ल सिख युद्ध के बारे में जानेंगे और बाकी 2-3 चीज़ों के बारे में। और फिर इसके बाद आपका देखिए जो चीज़ें एग्ज़ाम में पूछी जाएंगी वो स्टार्ट हो जाएंगी। अभी ये तो इतनी ज़्यादा एग्ज़ाम में नहीं पूछी जाती हैं और आपसे हार्डली रिक्वेस्ट है, प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दीजिए। धीरे धीरे हम लोग उस चीज़ को और बेटर बनाएंगे, ठीक है। और हम लोग प्रयास करेंगे कि आप चीज़ों को समझने पे ज़्यादा जोर दें। बाकी आप पढ़ने के लिए तो कहीं से भी पढ़ लेंगे, किताब से भी पढ़ लें, कहीं से भी। ये चीज़ें पढ़ने के बाद आप कहीं कहीं से भी किताब से पढ़ लेना, चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी। और चीज़ें एक बार में कभी समझ में नहीं आती, जितनी बार आप रिवीजन करोगे, एक सोर्स का मल्टीपल रिवीजन, सिंगल सोर्स एंड मल्टीपल टाइम्स रिवीजन, हमेशा ये चीज़ याद रखिए। सोर्स हमेशा सिंगल होना चाहिए। सोर्स के बारे में भी बात कर लेंगे। जैसे सोर्स मेनली अगर आप वनडे एग्ज़ाम वगैरह के लिए पढ़ रहे हो तो यार देखो, एक तो परीक्षा वाणी आती है, कोई भी छोटे मोटे एग्ज़ाम को देना हो, फैक्चुअल चीज़ें हों, सबसे अच्छी दी होती है उसमें परीक्षा वाणी में इलाहाबाद प्रकाशन का आता है। और उसके बाद थोड़ा अच्छा एग्ज़ाम देना जैसे पीसीएस लेवल वगैरह का, तो उसमें पीटी थोड़ी निकालना, आप लोग केवल मेंस भी तो देना है आगे। तो आप क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम, वन ऑफ द बेस्ट बुक फॉर पीसीएस एंड यूपीएससी। स्पेक्ट्रम के बाद अगर आपको क्रोनोलॉजी में बताते ही चल रहा हूँ, जो क्रोनोलॉजी बिना जाने सीधे पढ़ना चाहते हैं वो विपिन चंद्रा पढ़ें, पुरानी वाली, ठीक है। आधुनिक भारत का इतिहास विपिन चंद्रा, ओल्ड एनसीईआरटी के नाम से आती है, ये विपिन चंद्रा है। बाकी इतना एक किताब आप इनमें से कोई से कर लीजिए, बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं होगी। और आपको बेसिक्स चीज़ें पढ़नी है तो मैं कहूँगा एनसीईआरटी पे जाइए, बहुत बेसिक्स चीज़ें होती है। और एनसीईआरटी ये आपकी एनसीईआरटी ही है, ओल्ड एनसीईआरटी, ठीक है। न्यू एनसीईआरटी पढ़नी तो आप देख लीजिए अपने हिसाब से, कभी बात करेंगे न्यू एनसीईआरटी पे कौन कौन सी पढ़नी होती, कैसे पढ़नी होती हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू। फीडबैक ज़रूर दीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, ओके, थैंक यू।